थी जिसे 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी और जो अमेरिका के एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, वो कुछ महीनों पहले लॉकडाउन के दौरान भारत आती है और कल एक सड़क दुर्घटना में मारी जाती है। आज पूरा देश इस लड़की की चर्चा कर रहा है, शोक मना रहा है और इस लड़की का नाम है सुदीक्षा भाटी। हमें सुदीक्षा की मौत का दुख सबसे ज्यादा है क्योंकि वर्ष 2018 में जी न्यूज ने ही पहली बार इस लड़की की प्रतिभा को आप सबके सामने रखा था, देश के सामने रखा था। कहने को तो सुदीक्षा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई है, लेकिन असल में इस मेधावी छात्रा की मौत के लिए हमारा सिस्टम और हमारा समाज दोनों जिम्मेदार हैं। सड़क दुर्घटना में सिर्फ सुदीक्षा की मौत नहीं हुई, बल्कि उसके उन सपनों की भी मौत हो गई जो उसने बहुत ही छोटी सी उम्र में देख लिए थे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से सपनों का टूट जाना कैसा होता है। इसके बाद हम आपको रशिया में लॉन्च हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बताएंगे। रशिया का दावा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हमने आपको ये बात कल ही बता दी थी कि कैसे रशिया बहुत जल्द इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने वाला है और आज हमारी वो खबर सच साबित हुई। इस वैक्सीन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ट्रायल अपनी खुद की बेटी पर किया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रशिया के इन दावों में कितनी सच्चाई है और अगर यह वैक्सीन सफल रहती है तो यह भारत समेत दुनिया के बाकी देशों के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगी। और आखिर में हम जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एक खास विश्लेषण करेंगे। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 2020 वाले अवतार के बारे में आज बताने वाले हैं और आपको यह भी बताएंगे कि भगवान गोविंद कोविड के खिलाफ ये लड़ाई जीतने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। इसलिए कोविड वर्सेस गोविंद वाला ये विश्लेषण आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। रूस ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कोरोना की वैक्सीन को रूस ने स्पुतनिक 5 नाम दिया है, जो कि एक सैटेलाइट का भी नाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी को दी गई है और अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। पुतिन ने कहा वैक्सीन सभी जरूरी टेस्ट से होकर गुजरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि रूस ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लोगों में विश्वास बढ़ा है और डर भी कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। देश में कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार आज थोड़ी कम हुई। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 53,601 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में 871 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 22,68,675 हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल ने कहा है कि ब्रेन सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सर्जरी से पहले 84 साल के प्रणब मुखर्जी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी को सोमवार दोपहर 12:07 पर दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका में 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने कहा है कि केस छेड़खानी का नहीं है, बल्कि ये एक हादसा था। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया कि बाइक सवार 2 लड़के सुदीक्षा की बाइक को बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। मंचलों को ही जिम्मेवार मानता हूँ जो ऐसे वो करते हैं, शायद किसी और के साथ भी ना हो। उनके सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर में अपने घर से चाचा के साथ बुलंदशहर जा रही थी। सोमवार को बाइक से नीचे गिरने की वजह से सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस से जुड़े सभी पक्ष अपनी लिखित दलील गुरुवार तक जमा करा दें। इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सीबीआई को सुशांत केस की जांच की इजाजत न दी जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया बिहार पुलिस की जांच और केस को सीबीआई को सौंप देना गैर कानूनी है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया राजनीतिक दबाव की वजह से महाराष्ट्र में अब तक सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सच्चाई जानने का हक हर इंसान को इस देश में है। सुशांत सिंह राजपूत की फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में जहरीला पदार्थ नहीं मिला और न ही शरीर पर चोट के निशान थे। प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह केस में एक्टर रिया चक्रवर्ती के दिए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ईडी के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। सूत्रों के अनुसार 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की सालाना आय 18 लाख थी, लेकिन उन्होंने 25 लाख का फ्लैट खरीदा और 2017-18 में रिया ने 34 लाख का निवेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुंबई में सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह का बयान दर्ज किया। सुशांत सिंह की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी आज ईडी ने पूछताछ की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि जो होना होता है वो होता है। राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म होने के बाद जयपुर लौटे सचिन पायलट ने पिछले दिनों खुद की कही बातों पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी उसे करूंगा। जो कहा गया मुझे दुख है, उस बात का मुझे पीड़ा है और मुझे दर्द भी है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है पार्टी से और मैं तो कार्यकर्ता और एक एमएलए बनकर काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं काम करने को तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाईकमान ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है और दिल्ली में जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की भी नाराजगी दूर करने की बात कही। जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। शायर राहत इंदौरी थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। राहत इंदौरी 70 साल के थे। आज ही उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दो। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी निमोनिया से भी पीड़ित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफी दुख हुआ है। उर्दू अदब की वो कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में फिर बेटियों को भी बराबरी का भागीदार माना है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने आज फैसले में कहा कि भले ही किसी बेटी के पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, लेकिन फिर भी ऐसी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पहले इस कानून में ये शर्त थी कि 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे किसी पिता की संपत्ति में बेटी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई वास्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल होने वाली है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक जिले में ट्रायल के तौर पर 4G सर्विस बहाल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस पर यह राहत 15 अगस्त के बाद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की यात्रा भी दोबारा शुरू की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही जरूरी गाइडलाइंस स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी की जाएंगी। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात की समीक्षा की।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामान भी बांटा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की त्रासदी के बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की भी अपील लोगों से की। आज हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है। वर्ष 2018 में हमें एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की के बारे में पता चला जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। इस लड़की का नाम है सुदीक्षा भाटी। सुदीक्षा बहुत प्रतिभाशाली थी, बहुत मेहनती थी और एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्हें अमेरिका के एक बहुत बड़े कॉलेज से 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा की सफलता की कहानी उस समय जी न्यूज ने आप सबको दिखाई थी, पूरे देश को दिखाई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि उदीक्षा बाकी के लोगों को भी प्रेरणा दे। लेकिन कल एक सड़क दुर्घटना में उदीक्षा की मौत हो गई और हमें इस बात का आज बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि जिसकी कहानी हमने आपको बताई और आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे देश के सिस्टम के हाथों उदीक्षा और उसके सपनों ने कैसे दम तोड़ दिया, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन पहले जी न्यूज पर 2 वर्ष पहले दिखाई गई वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसने उदीक्षा को भारत के घर घर में एक पहचान दिला दी थी, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद भारत के न जाने कितने युवा पीढ़ी के लोग, कितने लड़के, कितने लड़कियां जो हैं उन्हें प्रेरणा मिली थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में इस बच्ची ने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरे देश की बच्चियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। यूपी के जिले गौतम बुद्ध नगर के छोटे से गांव डेरी स्कैनर की रहने वाली सुदीक्षा ने अमेरिका में पढ़ाई की स्कॉलरशिप हासिल की है। 12वीं पास कर अब वो अमेरिका के नामी बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। कॉलेज ने सुदीक्षा को 100% स्कॉलरशिप ऑफर की है। सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ाई के लिए 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। दरअसल सुदीक्षा ने 12वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल किए, जिसके बाद उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और सुदीक्षा की मेहनत रंग लाई। नहीं सोचा था बट हाँ, क्योंकि राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिली मुझे हमेशा, पहले फैमिली की, फिर उसके बाद मेरे स्कूल से, तो तो ये होता गया। और वैसे ये ऑफर नहीं है, ये अब मैंने अप्लाई करा था और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। कामयाबी की ये कहानी इतनी भर नहीं है। एक गरीब परिवार की इस बेटी की कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। सुदीक्षा एक चाय वाले की बेटी है। जी हाँ, उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं। आर्थिक तंगी और तमाम मुसीबतों से जूझते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हमेशा मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट था और उसके बाद फिर मेरे स्कूल की मेरे साथ फुल सपोर्ट थी, तो मे बी इसी वजह से आई वाज एबल टू डू दैट। और बाकी सारी लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आपकी फैमिली साथ होती है तो आपको हज़ारों मौके मिल जाते हैं। जैसे मुझे एक राइट टाइम पे राइट मौका मिला था टू गेट इनटू विद्या ज्ञान लीडरशिप अकेडमी। सुदीक्षा का कहना है कि उन्हें अमेरिका में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई भाषाएं जानने को मिलेंगी। वो पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके बाद सुदीक्षा अमेरिका चली भी गई, वहां पढ़ाई भी शुरू कर दी और जब लॉकडाउन हुआ तो सुदीक्षा वापस भारत आ गई और अब हमारे बीच में नहीं है। किसकी वजह से? सुदीक्षा भाटी को वर्ष 2018 में अमेरिका के बॉस्टन शहर के मशहूर बेब्सन कॉलेज से 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। यह सुदीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि भारत का हर बच्चा इस तरह के स्कॉलरशिप का सपना देखता है और सुदीक्षा के लिए तो बहुत खास बात थी, क्योंकि उनके पिता बहुत गरीब हैं। वो अपने गांव की उन गिनी चुनी लड़कियों में से एक थी जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्कूल जाने का और आगे बढ़ने का सपना देख पाई और इस सपने को पूरा भी कर पाई। लेकिन यह सपना टूट गया। हमारे देश के सिस्टम ने सुदीक्षा की इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया। कल बुलंदशहर के पास एक सड़क दुर्घटना में 20 साल की सुदीक्षा की मृत्यु हो गई। कल सुदीक्षा भाटी अपने परिवार के एक सदस्य के साथ मोटरसाइकिल पर अपने एक दूसरे रिश्तेदार के घर जा रही थी और तभी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और सिर के बल
सड़क पर गिरने की वजह से सुदीक्षा की मौत हो गई। बुलंदशहर की पुलिस और प्रशासन का कहना है कि सुदीक्षा जिस मोटरसाइकिल पर बैठी थी उसे सुदीक्षा का एक नाबालिग भाई चला रहा था और इन दोनों ने ही हेलमेट पहनकर नहीं रखा था। सुदीक्षा का भाई कच्ची सड़क पर गिरा, इसलिए उसे कम चोट आई और वो बच गया, जबकि पक्की सड़क पर गिरने की वजह से सुदीक्षा का सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सुदीक्षा के परिवार का कहना है कि मोटरसाइकिल सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे, भाई नहीं, नाबालिग भाई नहीं चला रहा था। बीच में उसका भाई बैठा था और सबसे पीछे सुदीक्षा बैठी थी। परिवार का यह भी कहना है कि इन तीनों ने हेलमेट भी पहन रखा था और यह दुर्घटना सुदीक्षा के साथ इसलिए हुई क्योंकि सड़क पर कुछ लड़के एक दूसरी मोटरसाइकिल पर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। परिवार का यह आरोप है कि जब सुदीक्षा अपने चाचा और भाई के साथ अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और ये लोग बार बार अपनी मोटरसाइकिल से सुदीक्षा की मोटरसाइकिल का पीछा करने लगे और उसके आसपास स्टंट दिखाने लगे। इन लोगों से बचने के लिए मोटरसाइकिल चला रहे सुदीक्षा के चाचा ने अचानक ब्रेक लगा दिए और पीछा करने वाली मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई और फिर यह दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम दोष किसको देंगे, हमें दोष किसे देना चाहिए, सुदीक्षा की मौत के लिए जिम्मेदार किसे कहें हम। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे देश के गलत तौर तरीके, हमारा सिस्टम और भ्रष्टाचार सहने की हमारी आदत ने एक होनहार लड़की की सफलता की यात्रा को बीच में ही रोक दिया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो जगह सुदीक्षा के घर से 35 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप सोचिए इस दौरान किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने सुदीक्षा की मोटरसाइकिल को रोककर यह नहीं पूछा कि उसने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है। आज हम एक एक करके आपको सारी बात बताना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि सुदीक्षा का परिवार झूठ बोल रहा है या पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस ये कहती है कि सुदीक्षा और उसके भाई ने हेलमेट नहीं पहना था, भाई नाबालिग था, वो मोटरसाइकिल चला रहा था। उस पुलिस से हमारा सवाल यह है कि अगर नाबालिग लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, 40 किलोमीटर तक चलाता रहा, उसने हेलमेट नहीं पहना है, उसके पीछे सुदीक्षा बैठी थी 20 साल की, उसने भी हेलमेट नहीं पहना था और 40 किलोमीटर वो आगे निकल गए और किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सुदीक्षा पिछले 2 वर्षों से अमेरिका में रह रही थी। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में 21 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जबकि भारत के कानून के मुताबिक आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप बिना हेलमेट लगाए, बिना हेलमेट पहने किसी भी 2 व्हीलर वाहन की सवारी नहीं कर सकते और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तो वाहन चलाने की भी इजाजत हमारे देश में नहीं है। वर्ष 2018 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 2300 लोगों की जान सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। वर्ष 2018 में ही 2300 से ज्यादा नाबालिग बच्चों की मौत भी ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं में हुई थी। इसलिए अगर सच यह है कि सुदीक्षा और उसका नाबालिग भाई बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे, तो यह अपने आप में हमारे देश के सिस्टम की बहुत बड़ी असफलता है। अगर सुदीक्षा और उसका भाई अमेरिका जैसे देश में रह रहे होते तो वहां ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते, चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। सुदीक्षा इसी साल मार्च के महीने में लॉकडाउन की वजह से अमेरिका से भारत अपने घर आ गई थी और 20 अगस्त को सुदीक्षा एक बार फिर से अमेरिका जाने वाली थी। सुदीक्षा अमेरिका में एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रही थी और सुदीक्षा को जो 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी उसमें ये सारे खर्चे शामिल थे। यानी सुदीक्षा एक सफल उद्यमी बनना चाहती थी और अगर वो जीवित रह जाती तो हो सकता है कि वो इसमें अच्छी खासी सफलता भी हासिल कर लेती, एक दिन अपने सपनों को पूरा कर लेती। लेकिन उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई और सुदीक्षा के साथ साथ उसके परिवार के भी ये सारे सपने टूट गए। 2018 में जब ये स्कॉलरशिप मिली थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके 2 साल बाद ये लड़की सुदीक्षा ही नहीं रहेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हमारी सहनशीलता शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सड़क दुर्घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत हमें परेशान नहीं करती। ऐसी दुर्घटनाओं पर हम हमेशा ये कहते हैं कि मरने वाले की किस्मत ही खराब थी, शायद भगवान की यही मर्जी थी, होनी को कौन टाल सकता है, उसकी किस्मत में यही लिखा था। और हम
ऐसे ही मरने वालों को जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं उनकी किस्मत पर, उनके हाल पर छोड़ देते हैं और एक बार भी ये समझने की कोशिश नहीं करते क्या इसे बचाया जा सकता था। हमारे देश में ऐसा क्या है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इतने ज्यादा लोग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। आज हम आपको यह खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस सोच से बाहर निकल पाएं जिसमें यह कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है, होनी को टाल सकते हैं। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि यह दुर्घटना इस वजह से हुई क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लड़के सुदीक्षा का पीछा कर रहे थे और अपनी मोटरसाइकिल से बार बार स्टंट कर रहे थे। शायद वो चाहते थे कि सुदीक्षा उनकी तरफ देखे। आज हम आप सबसे ये बात कहना चाहते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी कस्बे में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आपने अपने आसपास ये सब होते हुए बहुत देखा होगा। जब कुछ लड़के, कुछ लोग मोटरसाइकिल पर स्टंट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, स्टंट करके बाकी लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिल पर स्टंट के जरिए अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं। यह आपने भी कई बार देखा होगा। सुदीक्षा के भाई ने अपने शुरुआती बयान में यह बताया कि जो मोटरसाइकिल बार बार उनका रास्ता रोक रही थी उस पर एक जाति सूचक शब्द लिखा हुआ था, एक जाति का नाम लिखा हुआ था। शायद ये जो लड़के रहे होंगे ये उसी जाति के लड़के रहे होंगे। आपने तो देखा ही होगा, हमारे देश में यह फैशन है कि लोग अपनी जाति का नाम अपनी गाड़ी पर या अपने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर अक्सर लिख लेते हैं और बड़े फक्र से उसके बाद घूमते हैं अपनी जाति के बारे में लोगों को बताकर। भारत के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना या पुलिस और मीडिया के स्टिकर लगाकर घूमना हमारे देश में बहुत आम बात है। आपने देखा होगा, ये मीडिया के लोग भी बहुत बार अपनी गाड़ी पर मीडिया का, प्रेस का स्टिकर लगाकर जाते हैं। पुलिस के लोग अपनी गाड़ी पर पुलिस लिखते हैं और बाकी के लोग भी जो कई ऐसे होते हैं जो बड़े प्रभावशाली विभागों में होते हैं तो वो अपनी गाड़ी पर स्टिकर लगाते हैं। जज लिखता है कि मैं जज हूं, वकील लिखता है कि मैं वकील हूं। नेता जो होते हैं, जो छोटे छोटे पदों पर भी कोई नेता रहते हैं, वो भी अपनी गाड़ी के ऊपर लिखते हैं कि वो किस पद पर हैं। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो वो गाड़ी पर लिखकर चलता है कि मैं फलानी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पंचायत में जो लोग सदस्य होते हैं वो भी लिखते हैं। जो सरपंच है वो अपनी गाड़ी पर लिखता है कि मैं सरपंच हूं। और आम लोगों की भाषा में बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे देश में अपनी जाति का नाम भी अपनी गाड़ी पर लिख देते हैं और बताना चाहते हैं कि मेरी जाति क्या है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, ये सारे स्टिकर जब हम अपनी गाड़ी पर लगवाते हैं, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम अपना पद जब अपनी गाड़ी पर लिखते हैं, अपनी जाति अपनी गाड़ी पर लिखते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को, समाज को क्या बताना चाहते हैं? कि सारे रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएं क्योंकि हमारी जाति ये है, सारे रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएं, कोई हमें रोके नहीं क्योंकि हमारा पद ये है। लोग ऐसा अक्सर दूसरों पर अपना रुतबा, अपना रौब झाड़ने के लिए करते हैं और इसी मानसिकता के तहत महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ भी होती रहती है। ये सब आपने जहां भी आप रहते हैं आपने देखा होगा। लड़के, बदतमीज लोग मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कई तो देश में ऐसे इलाके हैं जहां लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि मोटरसाइकिल पर लड़के अक्सर ऐसी छेड़छाड़ करते रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर जाति का नाम लिखा होता है और फिर ये जो पूरा, जब आगे अगर कोई मान लीजिए विवाद भी होता है तो वो जाति का रंग ले लेता है। हालांकि शुरुआती जांच में बुलंदशहर की पुलिस छेड़छाड़ की घटना से इनकार कर रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में आज भी लोग अपनी जातियों, अपने पद और अपने राजनीतिक पार्टियों से संबंधों का प्रदर्शन खुलेआम अपनी गाड़ियों पर करते हैं और दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्रभावशाली हूं। या आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में लोग ये तो अक्सर एक डायलॉग कहते ही हैं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। और जब वो ये कहना चाहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, वो ये बात अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का नाम लिखकर या अपने पद का नाम लिखकर कहते हैं। आप अगर सड़क पर निकल जाएं और आपका सामना ऐसे लोगों से हो जाए तो मन में एक अजीब से किस्म का डर हावी होने लगता है और आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। और ऐसे लोग खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, पुलिस उन्हें रोकती नहीं, ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती नहीं। इसलिए अब आपको सड़क चलते लोगों को डराने और धमकाने वाले वाहनों की वर्ण व्यवस्था के बारे में भी समझना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि गाड़ियों के शीशों और नंबर प्लेट्स पर अपनी पहचान के इस प्रदर्शन से जुड़े नियम हमारे देश में क्या कहते हैं।
भारत के मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी सरकार ने इसके लिए जो मानक तय किए हैं उसका पालन करना हर वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब यह कि आप अपने वाहन के नंबर प्लेट पर अपनी जाति, धर्म, गुरु, पदनाम, अपनी संस्था का नाम और अपने पेशे का प्रदर्शन या प्रचार नहीं कर सकते। नियमों के मुताबिक गाड़ियों की अगली या पिछली विंडशील्ड पर कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है। प्राइवेट 4 पहिया वाहनों पर आप 500 बाय 120 mm ये साइज है, इससे बड़ी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। बड़े कमर्शियल वाहनों पर 340/200 mm से बड़ी नंबर प्लेट लगाने की इजाजत हमारे देश में नहीं है। इसी तरह टू व्हीलर पर आप 200 बाय 100 mm से बड़ी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नए मोटर व्हीकल कानून के तहत 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब आप सोचिए, अगर हमने ये सारे कानून बनाकर रखे हैं तो हमारे देश में इन कानूनों को कोई मानता क्यों नहीं? हमारे देश के लोग इन कानूनों को मानते क्यों नहीं? आज भी आपको, अगर आप निकलेंगे आज दिन में भी, आपने ऐसी न जाने कितनी गाड़ियों को देखा होगा जो ये सब कर रहे होंगे। आज दिन में भी आपने न जाने कितने लोगों को देखा होगा जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ सड़कों पर छेड़छाड़ कर रहे होंगे और आप चुपचाप वहां से निकल गए होंगे और किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की होगी और आपने ये सोच लिया होगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। यह हमारे देश का चरित्र बनने वाला है। आज जन्माष्टमी है, बहुत सारे लोग भगवान को याद कर रहे हैं। त्योहार तो हमारे देश में हर महीने आते हैं, हम बड़ी शिद्दत के साथ त्योहार भी मनाते हैं, वचन देते हैं, भगवान के सामने बहुत सारे प्रण लेते हैं, लेकिन जब ये स्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम भाग खड़े होते हैं। इतने सारे नियम होने के बावजूद हमारे देश में कोई इनका पालन नहीं करता और पहचान का यही प्रदर्शन सड़कों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का हथियार भी बन जाता है। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए थे। ये आंकड़े 2017 के थे, जिनके मुताबिक उस वर्ष देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज हुए थे। इनमें सबसे आगे जो राज्य था उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 56,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 2017 में दर्ज हुए मामलों में 32,500 रेप के मामले थे। यानी उस साल हर दिन रेप के 90 मामले सामने आए। यानी हर घंटे करीब 4 महिलाओं का रेप हुआ। यानी हर 15 मिनट में रेप की एक घटना हुई और ये सब वो हैं जो रजिस्टर हुई हैं। इससे भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनके बारे में किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया होगा। छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर आज जब हमने कुछ और आंकड़े निकाले तो हमें पता चला कि करीब 90% महिलाओं ने कभी ना कभी अपने जीवन में छेड़छाड़ यानी ईव टीजिंग का सामना किया है। 90% ने, और इनमें हर उम्र की महिलाएं शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और बड़ी उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों में 32% स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र होते हैं, 35% असामाजिक तत्व होते हैं और 33% ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी उम्र 45 से 65 वर्ष के बीच होती है। सुदीक्षा के सफल होने का सपना छेड़छाड़ की वजह से टूटा, लापरवाही की वजह से टूटा या नियमों का पालन न करवाए जाने की वजह से टूटा, हेलमेट न पहनने की वजह से टूटा, इस पर बहस की जा सकती है। न जाने इसमें से कौन सा फैक्टर सही है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में गलत बातों के प्रति लोगों की सहनशीलता बहुत ज्यादा है, लेकिन सही बातों के प्रति लोग असहनशील हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति हम जरा भी असहनशील नहीं हैं। भ्रष्टाचार हमारे डीएनए में आ गया है और हमारे देश के कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि जब देशद्रोह के नारे लगाए जाएं तो हमें 100% सहनशीलता दिखानी चाहिए। यही विरोधाभास सुदीक्षा जैसी प्रतिभाओं को खोने की वजह से बनता है। सुदीक्षा जीवन में क्या करना चाहती थी, वो अपने आसपास की लड़कियों को कैसे एक नई राह दिखा रही थी और उनका परिवार कैसे सारी परेशानियों के बावजूद सुदीक्षा के सपनों को पूरा करने में जुटा था, इस पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस विश्लेषण की शुरुआत वर्ष 2018 में सुदीक्षा के उस भाषण से होती है जिसमें वो लोगों को अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी बता रही है। इसलिए आज भी यह विश्लेषण देखिए और सोचिए, अगर एक समाज, एक देश, सिस्टम के तौर पर हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसी क्या परेशानी है, हमारे समाज में ऐसी क्या परेशानी है कि अपनी आजादी के इतने वर्षों बाद भी, 7 दशक बीत जाने के बाद भी, 73 वर्ष के बाद भी हम
इन छोटी छोटी समस्याओं को अपने समाज से, अपने दिमाग से दूर नहीं कर पाए हैं। आज भी हमारे देश में कोई चाहे तो कई 100 किलोमीटर तक बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट पहने, खराब नंबर प्लेट लेकर, सारे कानूनों को तोड़ते हुए कई 100 किलोमीटर तक जा सकता है कोई भी चाहे, और उसे रोकने वाला हमारे देश की सड़कों पर कोई नहीं। ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहेगी, पुलिस कुछ नहीं कहेगी, आम जनता भी कुछ नहीं कहेगी। I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings. And while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. सुदीक्षा भाटी की एक खबर आज पूरा देश देख रहा है, और एक खबर जी मीडिया ने उस वक्त भी दिखाई थी जब 19 साल की छोटी सी लड़की ने अपने बूते स्कॉलरशिप हासिल की थी और दादरी के छोटे से गांव से अमेरिका के बॉस्टन तक का सफर पूरा किया था। लेकिन वो सफर इस तरह से अधर में खत्म हो जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। फिर एक तारा टूट गया, फिर एक परिवार का सपना बिखर गया। सुदीक्षा भाटी एक गरीब परिवार की बेटी, जिसने 12वीं में 98% अंक हासिल करके बुलंदशहर जनपद टॉप किया, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की और अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का वो सपना पूरा किया जिसकी उसके परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सुदीक्षा इस दुनिया से चली गई, बस यादें छोड़ गई। जैसे वो बातें करती थी, जिस तरह से वो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करती थी और हर चीज़ में फर्स्ट आती थी, उससे लगता था ये लगता था एक दिन अमेरिका जाएगी अकेली लड़की। हाँ मैम, उनका सपना था कि वो पूरी दुनिया में घूमे। अच्छा, उनका मैम सपना था। वो अब तक ये बोलती थी कि पापा मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ, मम्मी मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मम्मी स्वाति में US जाके अब थोड़े से सेशंस मतलब अपने कंप्लीट करके उन्हें अटेंड करके मैं दूसरी कंट्रीज में जाना चाहती हूँ। ये भी उनका मन था। आपको भी लेके जाएंगी, परिवार को घुमाएंगी, ऐसा सपना भी था? मैम था उनका सपना। हमारे लिए ये था कि हम खुद पढ़ के जाए वहाँ। मम्मी पापा के लिए था कि वो मम्मी पापा को अपने साथ लेके जाए वहाँ। वो कुछ करना चाहती थी, दुनिया घूमना चाहती थी, परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। ये सर्टिफिकेट्स, ये अवार्ड्स, ये मेडल्स इसके सबूत हैं। सुदीक्षा का परिवार गौतम बुद्ध नगर के दादरी का निवासी है। कोरोना की वजह से सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी। वो अपने मामा से मिलने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही उसे वापस अमेरिका पढ़ाई के लिए लौटना था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ मनचलों की करतूत की वजह से उसकी मौत हो जाएगी और फिर वो कभी अमेरिका नहीं जा पाएगी। मेरी बेटी नहीं गई है, वो देश की बेटी थी। उसके सपने थे कुछ, वो सपना पूरा करने से पहले ही उन्होंने उसको मिटा दिया। मुझे उसके मरने का गम नहीं है कि उसकी डेथ हो गई, मुझे उसका गम नहीं है, पर उसकी जो सोच थी मुझे वो सारे जीवन रुलाएगी। जो उसकी सोच थी, बेटी का समय था, बेटी जहाँ जाना था वहाँ तो चलेगी, पर उसमें मनचलों का वो है। बेटी उधर भी हो सकता कोरोना से डेथ हो जाती, इधर मनचलों की वजह से डेथ होगी। उसका जीवन भी इतना ही था, पर उसकी जो सोच थी उसके लिए दुख होगा सारे जीवन। एक बात तो साफ है कि बुलेट सवार लड़कों की वजह से एक्सीडेंट हुआ जो सुदीक्षा को छेड़ रहे थे, लेकिन पुलिस जो रिपोर्ट तैयार कर रही है उसमें जोर इस बात को लेकर है कि सुदीक्षा और उसके भाई ने हेलमेट नहीं पहना था और नाबालिग भाई बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा था। यानी पुलिस के लिए ये महज एक एक्सीडेंट का केस है। कल औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभेच्छा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी,
वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। पुलिस के लिए ये भले ही एक एक्सीडेंट का केस हो, लेकिन सच तो ये है कि उन मंचलों से बचने के दौरान हुए सड़क हादसे में सुदीक्षा की जान गई। हमारे थी 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रही है, मामा के साथ एक ही गल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चले, मामा जिस बात कर ली तो ठीक है। अब वहाँ आया क्या वहाँ जो आगे निकल गो वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी मैंने ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन सुदीक्षा के परिवार का कहना है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे। शायद वो अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो मंचले न बच पाए जिनकी वजह से सुदीक्षा मारी गई। ये मंचलों की वजह से ये हादसा हुआ है और जो पुलिस वो भेज रही है उस पर फोन पे जो भेज रही है वो करके, तो मेरे भतीजे को वो बना रखा उनने वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भतीजा ही बाइक चला रहा या मेरा भाई बाइक चला रहा, बाइक तो कोई से चला रहा है, पर ये मनचलेन को क्या हो रहा है? मनचलेन को क्या हुआ? मनचले तो मार के चले गए, उनकी वजह से तो हादसा हुआ कि सड़क पे आते आते सीधे थोड़ी गिर गए, अगले सड़क पर आ रहे सीधे गिर गए। मनचलों ने बाइक के आगे कट मारा है, ब्रेक मारा, ब्रेक मार के इनने ब्रेक मारा, ये गिरे हैं, वो भाग गए हैं। सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का कोई मतलब नहीं बचता कि बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था या चाचा। हो सकता है कि सुदीक्षा ने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि मंचलों को सरेआम सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत कैसे आ जाती है? सुदीक्षा तो अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन दोबारा कोई सुदीक्षा ऐसे हादसे की शिकार न बने, इसकी गारंटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध नगर से प्रमोद चौहान के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। वर्ष 2018 में भारत में 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले सड़क दुर्घटनाओं में ही हो गई थी और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग सड़कों पर नियम और कायदों के प्रति लापरवाह बने रहते हैं और वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना भी इन्हीं नियमों का उल्लंघन है। आपकी जाति चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, आप पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो या पुलिस वाले, आप अपने वाहन पर अपनी पहचान का इश्तिहार नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे देश में नियमों की परवाह कोई नहीं करता और हमने आज इस मानसिकता की तह तक जाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों, कानून के जानकारों और इतिहासकारों से बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि भारत में लोग धर्म, जाति और पद की पहचान को लेकर अहंकार से इतने ग्रस्त क्यों हैं। कानून इस विषय पर क्या कहता है ये हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक सोच क्या है जो हमारे समाज में फैली हुई है। हमारे देश में लोगों को बचपन से ही यह बताया जाता है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। यह भी सिखाया जाता है कि उनकी जाति और धर्म दूसरों से श्रेष्ठ कैसे है। और यही वजह है कि भारत में लोगों को बचपन से ही धर्म और जाति के प्रदर्शन की लत लग जाती है, या यूं कहें कि यह लत लगा दी जाती है। इसके अलावा जो लोग पहचान के संकट से गुजर रहे होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो इस प्रदर्शन का सहारा लेकर खुद को प्रभावशाली और मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं और कई बार इसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना भी होता है। हमने जब इतिहासकारों से इस विषय पर बात की तो हमें पता चला कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने गए थे। वर्णों का यह वर्गीकरण इसलिए किया गया था ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
चलाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे एक कार को चलाने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है। कार का एक पहिया भी अगर ठीक से काम नहीं करता या छोटा या बड़ा हो जाए तो पूरे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक ऐसे ही जब समाज में लोग अलग अलग जातियों और धर्मों में बंट जाते हैं तो देश का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए आज हमने एक वीडियो विश्लेषण के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि हमारे देश में कुछ लोग क्यों खुलेआम अपनी जाति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जाति को छिपाने की हर संभव कोशिश करते हैं। सुदीक्षा के मामले में जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि जिन लड़कों की बात आ रही है, जो लड़के सुदीक्षा को परेशान कर रहे थे, ये भी उन्हीं में से एक थे जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर इनकी जाति का नाम लिखा हुआ था और ये स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये काम पुलिस का है। पुलिस तहकीकात करेगी और पता लगाएगी कि इस मामले में सच्चाई क्या है। गुर्जर, गोस्वामी, चौधरी, दीक्षित साहब, विष्णु पंडित, अरे राजा बाबू भी हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं। मतलब कार ना हुई, जाति प्रमाण पत्र हो गया। गाड़ी पर दिखावा अब स्वैग का हिस्सा बन गया है। स्वैग आपके गुणों का नहीं, आपकी जाति का, और वो भी सीना ठोक कर। क्या नाम है आपका? विकास नागर। नागर साहब, ये जो लिखवाया है आपने गुर्जर, तो ये क्यों लिखवाते हैं? या हमारी जाति है गुर्जर, बस इसलिए लिखवाते हैं। एक बात बताओ कि अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, उस पे भी लिख रहा था और उस पे पुलिस का स्टिकर भी लग रहा। पुलिस स्टिकर क्यों लगाते? पता नहीं है उसमें कि पुलिस की गाड़ी है, जो भी अभी पर्सनली यूज की। पुलिस तो डिपार्टमेंट है ना? पुलिस तो डिपार्टमेंट है। मान लीजिए पुलिस की गाड़ी में पर्सनली, जो पर्सनल गाड़ी है उसकी, पर्सनल गाड़ी पे उसे स्टिकर लगाने का अधिकार है, कोर्ट में दिया हुआ है। पुलिस वाले अगर पुलिस लिखते हैं तो पुलिस की गाड़ी है, प्रेस वाले प्रेस लिखते हैं तो प्रेस की गाड़ी है। उनका आई कार्ड चेक होना चाहिए कि ये वाकई प्रेस में है या नहीं है, ये वाकई पुलिस में है या नहीं है। लेकिन ये क्या चेक होना चाहिए कि आप ये हैं या नहीं है? ये लिखवाने का मकसद क्या होता है? मतलब कुछ तो होता होगा ना मन में कि ये क्यों लिखवाएं हम? बस हम गुजर हैं इसलिए लिखवा लेते हैं, हमारे मन में आती है। तो जिन युवाओं को देश की चिंता करनी चाहिए वो जातियों की जंजीरों में जकड़े हैं। इन्हें लगता है कि वाहन पर अपना नाम, जाति, धर्म या गोत्र छपवा लेंगे तो रुतबा बढ़ेगा। जिनकी गाड़ी है वोट वही लगाएं और इस गाड़ी को सिर्फ हम ड्राइव कर रहे हैं। दिया तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं आज खत्म करवा देंगे। क्या? आज खत्म करने वाले था, खत्म करवा देंगे। इसको हटवा देंगे हम, जानकारी नहीं थी, इसको हटा दिया जाएगा। वाहनों पर अपना पहचान पत्र बनाने के शौक पर किसी खास शहर, जिले या राज्य के लोगों का कॉपीराइट नहीं है। कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट भले ही ना हो, लेकिन जाति का उल्लेख जरूर होगा। ये लिखवाने के पीछे मतलब क्या भाव क्या होता है भाई साहब? कुछ भी भाव नहीं होता है। भाई छोटा है, उसका फैशन है, कर लिया उसने। मानसिकता तो गलत नहीं है कि मैं गुजर हूँ, अगर गुजर लिख रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो पहले तो आप ये समझेंगे तब भी गुजर रहेंगे। अब कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो फर्क इतना है। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो चाहती है ना लिखा जाए, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और हटाने की बात कर रहा हूँ। शुरू में गाड़ी ली थी तब ये लिखवाया हुआ था, तब से लिखा हुआ है और हमें भी उसके बाद पता चला था कि भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो बस ये हटाया नहीं है और इसका कुछ ऐसा पर्पज नहीं है इसके पीछे। सवाल गाड़ी के कम माइलेज का नहीं, मानसिक माइलेज के बिगड़ने का है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अभी इस सोच पर ब्रेक लगने में काफी वक्त है। लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि जाति, धर्म, पद और ताकत का स्टीयरिंग छोड़िए और जीवन के गियर को बदलकर नियमों के रास्तों पर दौड़ना शुरू कीजिए। नहीं तो जाति धर्म वाली दुर्घटनाएं देश को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम वर्ष 2020 में जी रहे हैं, भविष्य की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि देश को जाति पाति की इन बेड़ियों से बाहर निकल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आज हम जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी पर सबसे पहले अपनी जाति ही लिखवाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की सोच क्या होती है ये हमने आपको बता दिया। अभी अगर आपको किसी गाड़ी पर कोई जाति सूचक शब्द या अपने पद के बारे में बताने वाला कोई शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप आगे निकल जाना चाहिए या अपनी भूमिका निभानी चाहिए? आपका रोल, आपका फर्ज, आपकी भूमिका यह है कि आप इसे चुपचाप देखकर इग्नोर मत कीजिए।
इसे अपना कर्तव्य समझिए और इस चीज को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर पुलिस नहीं भी रोक पा रही है तो आप पुलिस को मदद कीजिए और पुलिस पर यह दबाव डालिए कि वो काम करे, प्रशासन पर दबाव डालिए कि वो काम करे। जैसे आज हम यूपी पुलिस पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करे और इस पूरे मामले की जल्दी से जल्दी जांच करे। क्योंकि आपने ये तो देखा होगा, हमारे देश में जब कोई सेलिब्रिटी मारा जाता है, जब किसी बड़े व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो बहुत बड़ी खबर बनती है, लेकिन आम लोग जब दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और इस तरह के युवा 20 साल की ये लड़की कितनी प्रतिभाशाली लड़की थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, क्या इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेज 3 पर इसकी कोई तस्वीर नहीं आती, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी नेता नहीं है, या फिर ये किसी बहुत बड़े खानदान में इसने जन्म नहीं लिया। इसलिए हम इसे लेकर आवाज उठाएंगे। और सुदीक्षा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन अपने पीछे जो समस्याएं छोड़कर जा रही है, उन समस्याओं पर हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे देश का, सरकार का ध्यान दिला सकें। और वो समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, कि हमारे देश में ट्रैफिक के नियमों का कोई पालन नहीं करता और इसे बुरा भी नहीं माना जाता। दूसरी समस्या है, हमारी ट्रैफिक पुलिस और हमारे पुलिस विभाग के पास या तो लोग नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते ऐसी चीजों को रोकने के लिए। तीसरी समस्या यह है कि जब आप रोड पर जाते हैं तो गाड़ियों पर आप इस तरह के जाति सूचक शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। तो आप अगली बार क्या करेंगे? अगर आप ऐसा कुछ देखें तो आप स्थानीय ट्रैफिक पुलिस को इसकी शिकायत जरूर करें। और आज के दौर में इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ी की तस्वीर खींचकर उसे ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं और आपके जिले या शहर की ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल को इसमें टैग कर सकते हैं। और ज्यादातर मौकों पर ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटकर उसे ट्विटर पर ही आजकल पोस्ट भी कर देती है। इसलिए कम से कम यह फर्ज तो आप अपना निभा ही सकते हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है हर तरफ, लेकिन एक रेस और भी चल रही है और वो है सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस। और इस रेस में रशिया ने खुद को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और रशिया कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश आज बन गया है। पहले रशिया ने कहा था कि वो इस वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर करवाएगा, लेकिन उसने एक दिन पहले ही यानी आज ही ऐसा कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कारगर बताया है और इसकी एक डोज राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी दी गई है। इस वैक्सीन को रशिया के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था। इसमें 38 लोगों ने हिस्सा लिया था और इन सभी लोगों ने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली है, ऐसा रशिया का दावा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 2 करोड़ से ज्यादा मामले हैं, तब कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार हो जाने का ऐलान बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए अब हम आपको इस वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का आसान भाषा में जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि यह वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, क्योंकि आप भी ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले आपको मिल जाए। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष सितंबर में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में मास वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। सबसे पहले वहां के हेल्थ वर्कर्स और रशिया के बुजुर्गों को यह वैक्सीन दी जाएगी। तो यानी आपको अभी इसे मिलने में कुछ महीनों का समय और लग सकता है। अक्टूबर से पहले तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अक्टूबर के बाद हो सकता है धीरे धीरे ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी मिलने लगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को हमेशा के लिए दूर कर देगी। इस वैक्सीन को बनाने वाले गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि इस वैक्सीन से शरीर में ऐसे स्थायी एंटीबॉडीज तैयार होंगे जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी ये दावा तो ये कर रहे हैं कि एक बार आपने ये वैक्सीन ले ली तो आपको अब ये खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा आपके शरीर से। अब सवाल यह है कि क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो रशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून सिस्टम तेजी से सक्रिय हो जाता है, जिससे लोगों को बुखार आ सकता है। लेकिन इस साइड इफेक्ट को पैरासीटामोल जैसी साधारण सी दवा से दूर किया जा सकता है। यानी अभी तक ये बता रहे हैं कि एक ही साइड इफेक्ट है कि इसे लेने के बाद कुछ समय के लिए बुखार आ सकता है।
लोगों के मन में एक जिज्ञासा यह भी है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और अन्य देशों में यह वैक्सीन कब तक आ जाएगी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक रशिया में यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वहां की सरकार इसे मुफ्त में देगी। इस पर आने वाली लागत को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरा किया जाएगा। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में इसे कब और कितनी कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा यह फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन तैयार करने की रेस में लगी है तब रशिया के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को शक की निगाह से भी देखा जा रहा है और इस पर विशेषज्ञों ने कई सवाल भी उठाए हैं, जिनके बारे में आपको बताएंगे आज हम। पहले आप सुनिए कि कोरोना वैक्सीन का ऐलान करते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज क्या कहा है। Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. राष्ट्रपति पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और ये सभी सुरक्षा मानों पर खरी उतरी है। लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देश संदेह भी जता रहे हैं। विशेषज्ञों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस वैक्सीन को बनाने में अमूमन कई सालों वर्षों का समय लग जाता है, उसे रशिया इतनी जल्दी लॉन्च करने की स्थिति में कैसे आ गया। तो आखिर ऐसा क्या है कि रशिया की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहें हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस वैक्सीन के ट्रायल के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई जितनी अन्य देशों की वैक्सीन के बारे में उपलब्ध है। इस वैक्सीन को तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि उसके पास इस वैक्सीन के सिर्फ फेज 1 ट्रायल के आंकड़े ही पहुंचे हैं, यानी उसके बाद का डेटा किसी के पास नहीं है। दूसरी वजह यह है कि रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद माना कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ है। किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाती है। दुनिया के दूसरे देश इसी तीसरे फेज में वैक्सीन के कम से कम 30,000 ट्रायल्स कर रहे हैं, यानी 30,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रशिया को टेस्टिंग के परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करनी चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। WHO ने दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इस लिस्ट में भी रशिया की इस वैक्सीन का नाम नहीं है। अमेरिका के एक बड़े विशेषज्ञ ने यहां तक कहा है कि रशिया के वैज्ञानिकों को वैक्सीन की घोषणा करने से पहले उसकी सही तरीके से टेस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारें बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके आरोप लगा चुकी हैं कि रशिया की सरकार से जुड़े हैकर्स वैक्सीन रिसर्च की जानकारी चोरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी इस फॉर्मूले को दूसरे देशों से चुरा रहे हैं। हालांकि रशिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। ये वो सवाल हैं जिनके सही जवाब रशिया के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पर पूरे ही नहीं हुए थे तो रशिया ने इसे लॉन्च करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। कुछ जानकार इसे रशिया के वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी इसे दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रमा पर इंसान के पहले कदम को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच एक जमाने में होड़ लगी हुई थी। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि रशिया ने अपनी इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। यह नाम रशिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक से मिला है, जिसे रशिया ने वर्ष 1957 में तब लॉन्च किया था जब रशिया और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चल रही थी। इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भारत ने भी इस वैक्सीन के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही भारत इस वैक्सीन को लेकर रशिया से बात कर सकता है। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसका देश के करोड़ों हिंदू परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की अब नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है। यह कानून कैसे काम करेगा और इससे देश की बेटियों को क्या अधिकार हासिल हो जाएंगे, इसके बारे में आपको हम ब्रेक के बाद बताएंगे। वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती।
तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अब हम उस बड़ी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिससे देश के करोड़ों हिंदू परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई हो। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था। लेकिन यह अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। 9 सितंबर 2005 को ही यह नया कानून लागू हुआ था और इसके बाद वाले मामलों में ही पिता की मृत्यु के बाद बेटियां
पैतृक संपत्ति पर अपना दावा कर सकती थी, यानी उससे पहले के मामलों पर बेटियों का अधिकार नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने बेटियों के हक में बहुत अहम फैसला सुनाया है और यह कहा है कि 9 सितंबर 2005 को संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो और उसकी संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा है, तब भी उसकी संपत्ति में बेटियों को बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी। यानी इसमें तारीख और वर्ष वाली शर्त सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी और भी की है और यह कहा है कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है। विवाह के बाद बेटों की नियत और व्यवहार में बदलाव आ जाता है, लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी ही रहती है। विवाह के बाद माता पिता के लिए बेटियों का प्यार और बढ़ जाता है, इसलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हों या न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला भाई बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे के एक मामले पर किया है, जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को यह कहकर संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था कि उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उनका कहना था कि उत्तराधिकार कानून का संशोधन इस मामले पर लागू नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि बेटियों को हर हाल में बेटों के बराबर ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु कभी हुई हो, चाहे यह मामला कभी कभी हो। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट से भी ये कहा है कि किसी भी कोर्ट में बेटियों के अधिकार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए, जिससे न्याय देने में देर बिल्कुल ना हो। अब हम इस फैसले के बारे में आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि ये कानूनी भाषा में कई फैसले ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको ठीक से समझ नहीं आता। हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक संपत्ति 2 तरह की होती है। एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति होती है और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है, जो पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार को मिलती चली आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। कानून के मुताबिक बेटा हो या बेटी, पैतृक संपत्ति पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। इस तरह की संपत्ति को कोई भी पिता अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी किसी एक के नाम पर वसीयत नहीं कर सकता और ना ही बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित रख सकता है। अगर पिता ने कोई संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पैतृक संपत्ति नहीं है और पिता ने यह संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, तो उसे अपनी इच्छा से किसी को भी यह संपत्ति देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस पर भी उसके बेटे और बेटी इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं अगर उन्हें यह लगे कि पिता अनैतिक तरीके से यह संपत्ति किसी को देने की कोशिश कर रहा है। अगर पिता की मौत हो गई है और उसने खुद अर्जित संपत्ति की वसीयत मृत्यु से पहले नहीं बनाई थी, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति उसके बेटे और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। अभी तक जो कानून था उसके मुताबिक 9 सितंबर 2005 के बाद पिता की मृत्यु होने पर ही बहन को भाई के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। लेकिन आज के फैसले के बाद 9 सितंबर 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई है, तो उस संपत्ति में भी बहन को भाई के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। यह कानून बेटियों को बराबर का अधिकार और शक्ति देने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। अक्सर परिवार ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए। शादी के लिए दूसरे पक्ष से दहेज का दबाव होता है और इन दोनों पक्षों के बीच में अक्सर बेटियां फंस जाती हैं और बहुत सारे लोग तो अपनी बेटियों को ये कह देते हैं कि आपका जो पैतृक संपत्ति में हिस्सा था वो हमने आपकी शादी में खर्च कर दिया, आपके दहेज में हमने वो पैसा लगा दिया, इसलिए अब आपका कोई हिस्सा नहीं बनता। ऐसा भी बहुत बार होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि ससुराल में बेटियां परेशान होती हैं, लेकिन उसके मायके वाले उस पर हमेशा दबाव डालते हैं कि वो किसी तरह से भी वापस घर ना आ जाए, अपनी ससुराल में ही रहती रहे। यानी जब बेटियां परेशानी में फंसती हैं तो उसे शरण देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन पैतृक संपत्ति के अधिकार से अब उसे एक नई ताकत मिलती है और इस अधिकार से सम्मान के साथ जीने का जरिया अब हर बेटी को मिलेगा। कहने के लिए तो बेटियों को समाज में बराबर समझा जाता है, लेकिन यह बराबरी कई बार सिर्फ कहने के लिए होती है। जब पैसे का मामला आ जाता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दोष है कि बेटियों को ऐसे अधिकार मिलने पर समाज का असली चरित्र दिखना शुरू हो जाता है। पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने के बाद कई जगहों पर बेटियों को अब कहीं बड़ा बोझ माना जाने लगा।
लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की भी उतनी ही आशंका रहती है, क्योंकि कई लोगों की सोच यह है कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार से बेटियां अपने ससुराल पक्ष को ही आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगी। लेकिन माता पिता के लिए बेटे ही सब कुछ होते हैं, जो परिवार की अर्जित संपत्ति को बढ़ाते हैं और बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है, यह मान्यता है जो कि गलत है। समाज की एक सोच यह भी है कि बेटियां जब एक पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं जताती तब तक वो अपने परिवार के लिए अच्छी रहती हैं, यानी जब तक अपना दावा नहीं वो करती संपत्ति में तब तक पूरा परिवार उन्हें प्यार करता है। लेकिन जैसे ही कोई बेटी पैतृक संपत्ति पर अपना दावा कर देती है तो फिर उसके परिवार के साथ विवाद शुरू हो जाता है, वो प्यार गायब हो जाता है। कई बार बेटियां खुद ही पैतृक संपत्ति से दावा छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी पर काफी पैसा खर्च कर चुके होते हैं, दहेज दे चुके होते हैं, और कई बार तो बेटे की शादी में अपने जीवन भर की कमाई भी कई लोग खर्च कर देते हैं। अक्सर महिलाएं इसलिए भी पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं करती कि विवाह के बाद माता पिता और भाइयों के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहें। इसलिए कई बार पैतृक संपत्ति पर अधिकार का कानून व्यावहारिक तौर पर समाज में अमल में नहीं लाया जाता है, और बहुत सारी जगहों पर तो अब भी नहीं लाया गया, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप को और अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती। और बहुत सारे परिवारों में ये बात है कि जैसे ही बेटियों ने अपना अधिकार मांगा, संबंध खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में बराबरी के अधिकार का कानून सिर्फ एक धर्म के लोगों पर क्यों लागू है। देश के सभी परिवारों पर यह कानून लागू होना चाहिए, जिससे देश की सभी महिलाओं को यह अधिकार मिले। इसलिए लोग देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और हम भी शुरू से ये कहते आए हैं कि पूरे देश में हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, यानी पर्सनल लॉज जिन्हें आप कहते हैं वो नहीं होने चाहिए। अब अगली खबर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है। आज जन्माष्टमी है और इस मौके पर हम भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक खास विश्लेषण करेंगे। और यह विश्लेषण, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है, बहुत सारे कह रहे हैं कि कल जन्माष्टमी है। इस विश्लेषण का इससे, इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। आज आपको हम ये बताएंगे कि आज के दौर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं और श्री कृष्ण का 2020 वाला अवतार इस दौर में आपकी मदद कैसे कर सकता है। यानी अगर आप भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आज के आपके जीवन में क्या भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद कर सकते हैं या उनके फॉर्मूले पुराने पड़ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, इसलिए आप इसे कोविड के दौर में गोविंद के वो मंत्र भी कह सकते हैं जिनसे आपका जीवन और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यानी क्या गोविंद कोविड के दौर में आपकी मदद के लिए आएंगे। कोविड-19 के दौर में सबको अपना जीवन अंधकार में डूबा हुआ दिख रहा है। कोरोना वायरस के रूप में सामने एक ऐसा शत्रु खड़ा है जिसे आप देख भी नहीं सकते, लेकिन इस शत्रु ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा ही अंधकार अर्जुन के सामने भी था। उन्हें भी भविष्य स्पष्ट नहीं दिख रहा था, कंफ्यूजन था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन शत्रु है और कौन उनका अपना है, और शत्रु दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस अंधकार से बाहर निकाला और इसी दौरान गीता के उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समय सबका विनाश करने में समर्थ है और समय की मार से कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहां आपको इसे दूसरे अर्थों में भी समझना चाहिए, और इसका दूसरा अर्थ यह है, अगर अभी समय खराब है तो ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। समय के साथ यह वायरस भी समाप्त हो जाएगा और इससे जुड़ी परेशानियां और चुनौतियां भी। इसलिए आपको हताशा या निराशा होने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में आप भगवान कृष्ण से यह भी सीख सकते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा को बचा के रखने की जरूरत है, और आपको सारा ध्यान उस काम में लगाना चाहिए जिसे करते हुए आप खुद को निखार सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में आपको नई चुनौतियों के साथ रहना भी है और लड़ना भी है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए उस समय के शक्तिशाली राजा जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया था। कई युद्ध लड़कर उसे हराने के बाद श्री कृष्ण ने इस अनावश्यक युद्ध से छुटकारा पाने का फैसला किया। जरासंध से बार बार युद्ध करने के बजाय श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और नए युग के नगर को बसाया जिसका नाम था द्वारिका। इस तरह उन्होंने सकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाली रणभूमि को छोड़ा और इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। लेकिन उस समय उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से यह फैसला लिया था। यानी स्थिति को देखकर अपने जीवन में, अपने फैसलों में बदलाव लाना चाहिए। आज कोविड-19 को लेकर भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आ चुके हैं, ऐसे बदलाव जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। आपके जीवन में बहुत लिमिटेशंस आ चुके हैं। अब आप
हर समय घर के बाहर नहीं रह सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपके काम करने की क्षमता भी शायद कुछ हद तक कम हो गई होगी। ये सब के बाद अब आपको अपनी ऊर्जा का संचय करके रखना है, एक अच्छे मैनेजर की तरह, कि आप सिर्फ वहीं पर ऊर्जा लगाएं जहां वो आपके सबसे ज्यादा काम आ सकती है और आप कुछ नया सोचें। आज के समय में आपके पास जो संसाधन है, आपको उनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने यही कहा था और यही किया था। उन्हें 5 पांडव भाइयों को उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, जबकि उनके सामने 100 से ज्यादा कौरव थे। लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर अपने संसाधनों और ऊर्जा का प्रयोग किया और 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। ये श्री कृष्ण की वो लीडरशिप क्वालिटी थी जिसने पांडवों को आखिर में विजयी बनाया। चौथी बात जो आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं वो ये कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों की मदद के लिए तैयार रहते थे। द्रौपदी को चीरहरण से बचाकर और गांव वालों को कालिया नाग से मुक्ति दिलाकर उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण से सीख कर आप भी अपने मित्रों की रक्षा कीजिए और ऐसा करने के लिए आपको अपने मित्रों से सच बोलना होगा। यानी अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो ये बात आपको अपने दोस्तों से छिपानी नहीं है, क्योंकि इस मामले में ईमानदार बनकर ही आप अपने दोस्तों का जीवन बचा सकते हैं। और जो आखिरी बात जो आप सीख सकते हैं उनसे वो ये है कि श्री कृष्ण संवाद में बहुत माहिर थे और संवाद की इसी ताकत के दम पर उन्होंने कई विवाद सुलझाए। आज के दौर में जो व्यक्ति दूसरों तक अपनी बात बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है, यानी जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, जिसके पास संचार के अच्छे साधन हैं और स्किल हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से दुष्प्रचार को रोक सकता है और सही जानकारियों से लोगों को अवगत करा सकता है। और कोरोना वायरस के दौर में लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचाना सबसे जरूरी है। और आजकल आप सोचते हैं, जिसे आप प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं, श्री कृष्ण उस जमाने में उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि कौरवों के मन में डर बैठ गया था और कौरवों को यह लगने लगा था कि ये 5 पांडव ही हम पर शायद भारी पड़ जाएंगे। तो श्री कृष्ण इतने अच्छे कम्युनिकेटर थे जो आज के दौर में भारत जैसे देश चीन के साथ इसी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के साथ इसी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इतने अच्छे और बड़े फॉर्मूले पहले से छोड़कर गए हैं कि अगर आज हम 2020 में भी उन्हें सही दृष्टि से समझ लें तो वो हमें यह भी बता सकते हैं कि हमें डिप्लोमेसी में क्या करना है, वो हमें यह भी बता सकते हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है, वो हमें यह भी बता सकते हैं कि कोरोना वायरस से जीतना कैसे है, और वो हमें यह भी बता सकते हैं कि जो दुश्मन हमें दिखाई नहीं दे रहे और चारों तरफ हमसे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हैं, उनके सामने कैसे डटे रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको यह समझ ना आ रहा हो कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, जब आपको भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा हो, जब कंफ्यूजन हो, जैसा कि इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है और जैसा कि महाभारत में अर्जुन के साथ हुआ था, तब आपको श्री कृष्ण के उपदेश ही इस माहौल से बाहर निकाल सकते हैं और नया रास्ता दिखा सकते हैं। अब हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत अहम अपडेट देना चाहते हैं। जो वो इस समय दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा है और उनकी हालत काफी नाजुक हो गई है। उन्हें सोमवार को गंभीर हालत में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसमें उनके मस्तिष्क में जमे खून के एक थक्के को हटाया गया था। लेकिन इस सर्जरी के बाद से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और इसी बीच जांच में यह भी पता चला कि प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। यानी इस समय उनकी तबीयत काफी खराब है। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप सबको पता होना चाहिए उनकी हेल्थ अपडेट के बारे में। और अब आखिर में आज मशहूर शायद डॉक्टर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। राहत इंदौरी 70 वर्ष के थे और उन्होंने आज ही खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी और लोगों से खुद के लिए दुआ मांगने की अपील भी की थी, लेकिन आज शाम को उनका निधन हो गया। बहुत दुख भरी खबर है। राहत इंदौरी अपने तीखे शब्दों वाली शायरी और इस शायरी को पढ़ने के लिए अपने अनोखे अंदाज के लिए बहुत मशहूर थे। राहत इंदौरी इस दौर के उन गिने चुने शायरों में थे जो पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते थे। मौत पर लिखा उनका एक शेर बहुत प्रसिद्ध हुआ था और वो शेर था, 2 गज ही सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। राहत इंदौरी की शायरी में राष्ट्रवाद की भावना भी थी और उनका एक और मशहूर शेर है, मैं मर भी जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उनके शायरी करने का अंदाज एक योद्धा की तरह होता था और उनका एक और शेर आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम,
आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। 1 जनवरी 1950 को जन्मे डॉक्टर राहत इंदौरी की शुरुआती जिंदगी बहुत संघर्षों में बीती थी। उनके पिता इंदौर में ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन राहत इंदौरी ने अपने गीतों, गजलों और शायरी से अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने कई मशहूर गीत लिखे। इनमें मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, करीब और बेगम जान जैसी फिल्मों के गीत थे। राहत इंदौरी भले ही अब हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी शायरी लोगों की जुबान पर और उनका अंदाज लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार, निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं,
6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है।
उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो
बिजनेस के अंदर कोई फेल्योर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1908 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इस घटना के विरोध में कई दिनों तक आम लोगों और छात्रों ने कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान देने वाले खुदीराम बोस ने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बाद वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस जुगांतर पार्टी के सदस्य बने और उन्होंने वंदे मातरम के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खुदीराम बोस का योगदान अतुलनीय है। वो आज भी युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं। आपको उनके बारे में और पढ़ना चाहिए। वर्ष 1961 में आज ही के दिन दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसकी राजधानी सिलवासा है। यहां इसके इतिहास को भी समझने की जरूरत है। वर्ष 1772 में दादरा और नगर हवेली पर मराठा योद्धाओं का शासन था। यह वही समय था जब मराठाओं ने सेंटाना नामक पुर्तगाली युद्धपोत पर कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वर्ष 1779 में मराठाओं ने पुर्तगाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पुर्तगाल को दादरा और नगर हवेली के 72 गांवों से राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद दादरा और नगर हवेली पर मराठा साम्राज्य की पकड़ कमजोर होती चली गई और वहां पुर्तगालियों के शासन की शुरुआत हुई, जो वर्ष 1954 तक जारी रहा। वर्ष 1778 में आज ही के दिन फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स के नाम से मशहूर जर्मन जिम्नास्ट फ्रेडरिच लुडविग आन का जन्म हुआ था। उनके प्रयासों से जिम्नास्टिक्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पैरेलल बार्स, रिंग्स और हाई बार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। बर्लिन में दुनिया का पहला ओपन एयर जिम्नेजियम भी उन्होंने ही बनाया था। वर्ष 1897 में आज ही के दिन मशहूर लेखिका एनिट ब्लाइटन का जन्म हुआ था। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कहानियां आज भी पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हैं। ब्लाइटन की किताबों की करीब 600 मिलियन यानी 60 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। नॉडी, फेमस 5, द एन्चेंटेड वुड और द सीक्रेट 7 उनकी कुछ यादगार रचनाएं हैं। और हिप हॉप म्यूजिक की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 1973 में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स इलाके से हुई थी। उस वक्त डीजे कूल हैक ने एक पार्टी के दौरान 2 टर्न टेबल्स का इस्तेमाल करके धुनों के बीच में ब्रेक्स दिए थे और वहां मौजूद लोगों को यह प्रयोग इतना अच्छा लगा कि वो नाचने के लिए डांस फ्लोर पर आ गए थे और यहीं से हिप हॉप म्यूजिक की शुरुआत हुई। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए अगर आप संघर्ष नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो आप जो खो चुके हैं उस पर रोने का भी कोई अधिकार आपको नहीं है। नमस्कार।